डब्ल्यू सभी भावी डॉक्टर्स को मेरा सलाम। मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, एक बार दोबारा से हाजिर हूं आप लोगों के सामने माइंड मैप सीरीज में लेकर कंप्लीट चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा आज के चैप्टर में अपन इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को डील करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको याद होगा आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर को दिया गया है नाम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और आपको पता है हमारी बॉडी में दो मेन फ्लूइड के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, एक ब्लड एंड दूसरा लिम्फ। यस कि नो? दूसरी बात कि सवाल था कि सर बॉडी फ्लूइड, ये था चैप्टर का नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब बॉडी में फ्लूइड क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो ये बताओ ना कि बॉडी में जो फ्लूइड दैट इज, हमने बात किया ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, इनके सर्कुलेट होने की क्या जरूरत थी? बेटा बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन करना इसलिए जरूरी था ताकि बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके। चलिए, और इन दोनों ही टाइप के बॉडी फ्लूइड में जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड अपने पास है वो अपने पास है ब्लड। तो दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं यहीं से, ब्लड के बारे में। आप लोगों ने टिश्यू में ही पढ़ा होगा कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट, दैट इज जिसमें फाइबर्स फ्री मैट्रिक्स होता है। बोलो हाँ कि ना? हमारा जो ब्लड है उस ब्लड की पीएच होती है 7.4, मतलब स्लाइटली एल्कालाइन होता है ब्लड नेचर में। बोलो हाँ कि ना? अब सवाल था सर मान लो कि ब्लड की पीएच जो थी, इस पीएच को 7.4 से ज्यादा कर दिया जाए तो, बेटा 7.4 से ज्यादा कर दिया जाए तो उस केस में हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ेगी, मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर इस पीएच को 7.4 से घटा के कम कर दिया जाए तो जब भी पीएच घटेगा ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी, मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो घटेगी। अब एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन बीइंग में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो होता है अबाउट 5 to 6 लीटर्स। आपको बता दूं कि ब्लड जो है वो बॉडी के वेट में कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 7 to 8%। हमने क्या काम किया कि एक पर्सन की बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला। जब ब्लड को बाहर निकाल के स्टडी किया बच्चे, तो ब्लड जो था उसके दो पार्ट थे, एक पार्ट को हमने बोला प्लाज्मा पार्ट एंड दूसरे पार्ट को अपने बोल दिया फॉर्मिड एलिमेंट्स। आपको बता दूं ये प्लाज्मा पार्ट ब्लड का 55% पार्ट था। कितना पार्ट था? 55% पार्ट था। एंड इसका कलर जो होता है, इसका कलर होता है वो होता है स्ट्रो कलर। कैसा कलर? स्ट्रो कलर। बेटा स्ट्रो कलर का मतलब पेल येलो कलर। एनसीईआरटी माता ने लिखा है स्ट्रो कलर, उसका मतलब है पेल येलो कलर। एग्जैक्टली में इस प्लाज्मा को ही अपन बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, और इस मोस्टली मैट्रिक्स पार्ट का या मोस्टली प्लाज्मा का सिक्रीशन करता है, वो करता है बेटा हमारा लीवर। कौन करता है? लीवर। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट जो था उसको हमने बोला था फॉर्मिड एलिमेंट्स। एग्जैक्टली में फॉर्मिड एलिमेंट्स ब्लड का अबाउट 45% पार्ट है। ब्लड का कितना पार्ट? अबाउट 45% पार्ट है। और इसी में इंक्लूडेड है आरबीसीज जिनको अपन बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज जिनको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स जिनको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है? फॉर्मिड एलिमेंट्स के पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा का अबाउट 90 to 92% पार्ट वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। प्लाज्मा में 6 to 8% पार्ट जो होता है वो होता है प्रोटीन, एंड रिमेनिंग पोर्शन दैट इज बात करके चले आयरन, सॉल्ट्स, गैसेस, ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आते हैं अबाउट 1 to 2% पार्ट में। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा में क्या है? आप कहोगे वाटर, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो ध्यान रखना मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लाज्मा में आता है वो क्या आता है? प्रोटीन्स, जो कि 6 to 8% है। अब मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स जो थी वो मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन थी। सबसे पहली प्रोटीन एल्बुमिन, दूसरी प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, तीसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन, एंड चौथी प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। टोटल मिला के कितनी प्रोटीन्स थी? 4 प्रोटीन थी। इन 4 टाइप की प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सी प्रोटीन है? वो अपने पास है एल्बुमिन प्रोटीन। यह एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए एनसीईआरटी माता ने लिखा कि ये किस में हेल्प करती है? हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंसिंग।
दूसरी प्रोटीन मेरे पास है वो अपने पास है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन 2 to 2.5% प्रोटीन है, और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमने यहां पे लिखा ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगली प्रोटीन मेरे पास है फाइब्रिनोजन जो कि 0.3% है, एंड दूसरी मेरे पास है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी अपने पास कितनी है 0.3%। बच्चे फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों की दोनों प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो एनसीईआरटी माता ने लिखा है कि प्लाज्मा में सम क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म। तो एग्जैक्टली में वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट क्लोटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में कैसी फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये दोनों की दोनों प्रोटीन जो है ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो जब भी पूछे ब्लड के प्लाज्मा में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, आप कहोगे प्रोटीन। उन प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी, आप कहोगे एल्बुमिन प्रोटीन। वो एक सवाल और पूछता है कि बताओ प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे छोटी प्रोटीन कौन सी है एंड सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है। तो जब भी पूछे सबसे छोटी प्रोटीन तो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है वो तो एल्बुमिन प्रोटीन है, और जब भी पूछे बताओ लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी तो उसका नाम है फाइब्रिनोजन। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट अपने पास जो अदर सब्सटेंसेज है उनमें आयंस, सॉल्ट्स, गैसेस, ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा, ये वो मटेरियल थे जिनका ब्लड लगातार ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड ब्लड एंड बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू के बीच लगातार इनका एक्सचेंज होता रहता है। इसीलिए बॉडी ने लिखा है कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, ऑलवेज इन ट्रांजिट स्टेज इन द बॉडी, कि बॉडी में हमेशा ट्रांजिट स्टेज में होते हैं कौन, ये आयंस, सॉल्ट्स, गैसेस, ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा, क्योंकि इनका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है एंड बॉडी में लगातार इनका क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। बोलो यस कि नो। तो यहां पे जाके प्लाज्मा पोर्शन जो था वो हुआ कंप्लीट। अपन आगे मूव करते हैं, बात करते हैं फॉर्मिड एलिमेंट में, और उनमें सबसे पहला अपने पास आता है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको अपन बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आपको बता दूं बेटा कि ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाली सेल्स है वो कौन सी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी है। अगर एक नॉर्मल हेल्दी मैन को देखे तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जो आरबीसी के नंबर है वो है 5 to 5.5 मिलियन। यूनिट वॉल्यूम में कितने, 5 to 5.5 मिलियन है। और आरबीसी जो थी इनका कलर रेड था क्योंकि इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी का कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। आरबीसी जो है इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज का होता है, 120 डेज का होता है। हमारी आरबीसी की शेप जो होती है वो होती है बाइकॉनकेव। आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। एंड आरबीसी का साइज है वो साइज अबाउट होता है, साइज होता है वो होता है अबाउट 7.6 माइक्रोमीटर। हमारी आरबीसी का साइज जो होता है वो अबाउट होता है 7.6 माइक्रोमीटर। बेटा हमारी बॉडी में पर डे लगभग 1% आरबीसी है जिनकी डेथ होती है। अरे हाँ कि ना। ये जो मरी हुई आरबीसी थे इनकी साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन को अपन बोल के चलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जब भी बोले ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, आप बोलोगे स्प्लीन को। और ये स्प्लीन जो है ये ब्लड को स्टोर करने का भी काम करता है, इसीलिए इस स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो जब भी कोई पूछे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको, आप कहोगे स्प्लीन को। जब भी कोई पूछे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसको, आप कहोगे स्प्लीन को। अब सवाल था सर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में देखें तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है। बेटा एडल्ट ह्यूमन बीइंग में आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। और आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लॉन्ग बोन के एंड्स वाले जो पार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं एपिफाइसिस, और वो एपिफाइसिस पार्ट विच आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन और कैंसिलस बोन, उन्हीं में भरा होता है रेड बोन मैरो। अब सवाल था सर आपने बोला कि एक एडल्ट पर्सन में रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो वो कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बेटा ये लाल कलर का जो मैंने बनाया ये रेड बोन मैरो है। इस रेड बोन मैरो में आरबीसी का अगर फॉर्मेशन करवाना है तो उसके लिए एक हार्मोन चाहिए जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी से। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आया और इस हार्मोन ने रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो जो ही एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आया रेड बोन मैरो ने आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कर दिया, शुरू। और आपको बता दूं आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही अपन
बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो बड़ा फेमस सवाल है जो कि नीट में पूछा भी जा चुका है कि कौन सा हार्मोन रेड बोन मैरो में आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप कहोगे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। वो पूछेगा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? किडनी सीक्रेट करती है। अगला सवाल पूछेगा कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है? आप कहोगे प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब हमने क्या काम किया, एक पर्सन की एक मैच्योर आरबीसी को बाहर निकाला और उस मैच्योर आरबीसी को बाहर निकाल के स्टडी किया। देखा तो मैच्योर आरबीसी जो थी ये हमें बाई कॉनकेव दिखाई दे रही थी और इसका साइज था 7.6 माइक्रोमीटर। हमने क्या देखा कि एक मैच्योर आरबीसी जो थी उस मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी कंप्लीटली क्या थे? एब्सेंट थे। पहली चीज हमने नोट की। दिमाग खराब इसलिए हुआ कि यार आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आरबीसी में कभी भी ये स्ट्रक्चर नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली में एक डेवलपिंग और इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक मैच्योर आरबीसी जो हमने देखी तो उस मैच्योर आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता और ना ही अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते। सवाल था क्यों नहीं होते? उसकी वजह यह थी बेटा कि आरबीसी का मेन काम था गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना और गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें चाहिए था रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। अगर हम हमारी आरबीसी को देखें तो हमारी आरबीसी के अंदर ये जो मैंने येलो कलर से बना दिया कुछ, ये एग्जैक्टली में इसके अंदर भरा हुआ हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एग्जैक्टली में वो एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अगर आप 100 ml ब्लड में देखोगे तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा वो 12 to 16 ग्राम्स होगा और इस हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होके गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। जब ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है तो गैसेस किससे बाइंड हो रही है? हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही है। तो जब भी पूछे कि बताओ आरबीसी के अंदर क्या भरा होता है, आप कहोगे हीमोग्लोबिन। जितने आरबीसी के नंबर ज्यादा होंगे मान लेना ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी उतना ही ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना। अब सवाल था सर हीमोग्लोबिन भरा होने का और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल के एब्सेंस होने का क्या लॉजिक हुआ? बेटा वो इसलिए हुआ कि अगर ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी के अंदर होते तो आरबीसी के अंदर के मोस्टली स्पेस क्यों तो यही ऑक्यूपाई कर लेते, फिर आरबीसी के अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर नहीं हो सकता था। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि बताइए एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स क्यों एब्सेंट होते हैं? तो ध्यान रखना क्योंकि दे प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। क्या प्रोवाइड करते हैं? हमने बोला दे प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, हीमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह प्रोवाइड करने के लिए ये सारे धीरे 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 ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी क्या हो गए बेटा? डिसअपियर हो गए। इसीलिए एक मैच्योर आरबीसी में कभी भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते। अरे हाँ कि ना। अब सवाल था कि सर ये एब्सेंट हो गए उससे आरबीसी को कितना फायदा हुआ? बेटा ये सारी स्ट्रक्चर नहीं होती तभी एक आरबीसी में लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है। इतने ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन कब भर पाया? जब ये सारी स्ट्रक्चर आरबीसी के अंदर क्या थी? एब्सेंट। अरे हाँ कि ना। जैसा कि मैंने बताया था ये हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था और इसी का काम था आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करना। अगर आप हीमोग्लोबिन को बाहर निकाल के और स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट, एक हीम पार्ट एंड दूसरा पार्ट है वो पार्ट है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट हीमोग्लोबिन का अबाउट 5% पार्ट है, जबकि ग्लोबिन पार्ट है वो हीमोग्लोबिन का अबाउट 95% पार्ट है। बोलो हाँ कि ना। चलो मैं आगे। इतनी सी बात क्लियर है। अब उसके बाद थोड़ी सी चीज और देखते हैं। बेटा हमने एक चीज और नोटिस की। क्या नोटिस किया? कि हमारी आरबीसी जो है इस आरबीसी में डिवीजन की एबिलिटी कंप्लीटली एब्सेंट है। सवाल था सर आरबीसी में डिवीजन क्यों नहीं होता? अरे सेल में डिवीजन करवाने के लिए उसमें न्यूक्लियस चाहिए कि नहीं चाहिए? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए डिवीजन नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात हमने एक और चीज नोटिस की कि आरबीसी जो है उस आरबीसी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे हाँ कि ना। सवाल था कि आरबीसी जो था वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करता है? बेटा उसकी वजह थी, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में जो थे
उसके टोटल मिला के अपने पास दो फेजेस थी, दो स्टेजेस थी। एक था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में ही एक्चुअली में ऑक्सीजन यूज होता है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और देखो एक मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एब्सेंट। अरे जब आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं तो कभी भी क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, और जब क्रेब्स साइकिल ही नहीं चलेगा तो ऑक्सीजन का यूज भी नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसीलिए आरबीसी में रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसा होता है? एनएरोबिक। ठीक है जी, अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, दूसरे टाइप की ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। और दूसरे टाइप की ब्लड सेल को हमने बोला है ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल। बेटा एग्जैक्टली में ल्यूको वर्ड का मतलब होता है व्हाइट और साइट का मतलब है सेल। ऐसी सेल जो व्हाइट है, और बायोलॉजी में व्हाइट कोई कलर नहीं है, व्हाइट कोई कलर नहीं है। अरे हाँ कि ना? तो एग्जैक्टली में ये व्हाइट दिखाई दे रही, क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए कि कोई भी कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट, दैट इज, या मैं कहूं कि ये ऐसी सेल थी जिनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए कैसी दिखाई दे रही थी? हमें व्हाइट दिखाई दे रही थी। अगर आप स्टडी करेंगे नंबर की तो आपको पता चलेगा कि यूनिट वॉल्यूम में डब्ल्यूबीसीज के नंबर जो होते हैं वो होते हैं 6000 टू 8000, मतलब आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम। और इनका लाइफ स्पैन भी आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होता है। आरबीसी का लगभग 120 दिन था, जबकि इनका होता है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है। इसीलिए मैंने बोला ये कैसी होती है? ये अपने पास शॉर्ट लिव्ड सेल्स है। चलो भैया हम आगे। यहां पे ये जो ल्यूकोसाइट है इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ये इरेगुलर शेप सेल्स है, और मैं कहूं अमीबोइड सेल्स है। अरे हाँ कि ना? जब भी पूछे कि सर आप ये बताइए कि इनका साइज कितना है, बेटा जब भी कोई इनके साइज के बारे में पूछे तो ये अबाउट 6 टू 20 माइक्रोमीटर में है। साइज कितना इनका? अबाउट 6 टू 20 माइक्रोमीटर। मतलब हमने बोला था आरबीसी का अबाउट 7.6, तो उसके कंपैरिजन में तो इसका साइज है बहुत बड़ा। बोलो हाँ कि ना? लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, जबकि ये डब्ल्यूबीसी है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कैसी सेल है? ये न्यूक्लिएटेड सेल है। अब हमने क्या काम किया? हमने ये देखा कि ये जो डब्ल्यूबीसीज थी, इन डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है कि नहीं है? अगर ग्रेन्यूल थे तो उन डब्ल्यूबीसी को हमने बोल दिया ग्रेन्युलोसाइट। अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं पड़े तो हमने उनको बोल दिया एग्रेन्युलोसाइट। मतलब डब्ल्यूबीसीज को ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया। जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट उन्हें बोल दिया ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट उन्हें बोल दिया एग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट्स है उनमें तीन आई, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। आपको पता है न्यूट्रोफिल्स जो है उन न्यूट्रोफिल्स के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। तो जब भी पूछे कि मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी, तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 टू 65% है। बेटा ये न्यूट्रोफिल्स है, ये फेगोसाइटिक सेल्स है जो कि पैथोजन के इंफेक्शन से बचाने का काम करती है। एग्जैक्टली में बैक्टीरिया एंड वायरल इंफेक्शन से बचाने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स। चलो मैं आगे नेक्स्ट। अगली मेरे पास है इओसिनोफिल्स। बेटा इओसिनोफिल्स के नंबर जो है वो 2 टू 3% है। ये इओसिनोफिल्स के बारे में हमने क्या देखा कि जब हेलमिंथ का इंफेक्शन हुआ, लाइक हमें एलिफेंटिएसिस हुआ, एस्केरियासिस हुआ, उस केस में इओसिनोफिल के नंबर बढ़ गए। या फिर जब हमें एलर्जी हुई, लाइक हे फीवर हुआ, तो हे फीवर में भी इसके नंबर बढ़ गए। तो हमने बोला कि ये हेलमिंथ के अगेंस्ट इंफेक्शन के दौरान बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एंड हे फीवर में एलर्जी जो हुई थी उस एलर्जिक रिएक्शंस जो थी उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सी? इओसिनोफिल्स। अगली थी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के नंबर सबसे कम है, 0.5 से 1% है। बेटा ये बेसोफिल है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मास्ट सेल के सिमिलर दिखाई दे रही है। बोलो हाँ कि ना? इसीलिए एनसीईआरटी माता ने लिखा कि बेसोफिल्स जो होती है वो बेसोफिल्स इंफ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंफ्लामेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कहानी किसकी बताई हमने? ग्रेनुलोसाइट्स की बताई। अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं आपके सामने एग्रेनुलोसाइट्स में। बेटा एग्रेनुलोसाइट्स वो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे। ये भी दो टाइप की। पहली है मोनोसाइट। मोनोसाइट है वो 6 टू 8% है, और ये बॉडी की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। आपको बता दूं कि मोनोसाइट जो है ये भी इस न्यूट्रोफिल की तरह ही फेगोसाइटिक सेल है, साइज बड़ा है एंड फेगोसाइट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। और यहां पे देखना न्यूट्रोफिल है, ये भी फेगोसाइटिक सेल है, इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। इन दोनों के काम एक ही जैसे हैं। लेकिन वो पूछेगा बताओ बॉडी की मोस्ट फेगोसाइटिक सेल कौन सी है, जो सबसे ज्यादा फेगोसाइटिस करेगी, वो कौन सी करेगी? जिसके नंबर सबसे ज्यादा। तो न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी की मोस्ट फेगोसाइटिक सेल है।
चलो मैं आगे नेक्स्ट। ये जो मोनोसाइट थी, ये मोनोसाइट भी बैक्टीरियल एंड वायरस इंफेक्शन से बचाने का काम करती है और इनमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट वाली थी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो 20 to 25% सेल्स है, जो कि बॉडी की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, एक टी लिम्फोसाइट, दूसरी बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चले भैया, यहां तक की बात क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, देखिएगा। अगला देखना, अगले मेरे पास है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सवाल ये था कि सर ये प्लेटलेट्स क्या थी? चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन तीनों के तीनों ही फॉर्मेड एलिमेंट का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। कहां होता है? रेड बोन मैरो में होता है। अब प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एग्जैक्टली में रेड बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसमें बहुत बड़े साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस सेल को बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। इस मेगा कैरियोसाइट सेल जो थी, इससे कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलते हैं। जैसे ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकला और ये प्रोसेसेस टूट टूट के इस सेल से क्या होते रहते हैं? अलग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसलिए एनसीईआरटी माता क्या लिखती है कि रेड बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंटेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ? प्लेटलेट्स का। तो इसका मतलब मेरे दोस्त, प्लेटलेट्स जो है वो कोई सेल नहीं है, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। और इसीलिए ये प्लेटलेट्स जो थी ये वो सेल थी जिनमें न्यूक्लियस जो था वो न्यूक्लियस क्या था बेटा? एब्सेंट। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डिवीजन की एबिलिटी भी प्लेटलेट्स में नहीं होती। अब सवाल था, सर अगर कोई पूछे कि प्लेटलेट्स के नंबर कितने हैं? बेटा प्लेटलेट्स के नंबर जो है वो आरबीसी से तो कम लेकिन डब्ल्यूबीसी से बहुत ज्यादा है। अगर यूनिट वॉल्यूम लेके देखें तो प्लेटलेट्स के नंबर जो है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख है। 1.5 लाख टू 3.5 लाख है। सवाल था, सर ये प्लेटलेट्स जो है, ये प्लेटलेट्स काम क्या करती है? बच्चे प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती है? ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि डिजीज थी जिसका नाम था डेंगू। डेंगू के केस में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और जब भी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लड की क्लोटिंग में आएगी प्रॉब्लम, जिसे बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर। मतलब ब्लड की क्लोटिंग जल्दी नहीं हो पाएगी। अरे जब जल्दी ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाएगी तो बॉडी से एक्सेस ब्लड का क्या होगा? लॉस होगा। यह बात आपको याद रखनी है। बस एनसीईआरटी माता ने इतनी सी बात करी है। अपन आगे चले, देखते तो दोस्त। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, वो बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सवाल था, सर ब्लड ग्रुप्स को किस बेसिस पे डिसाइड किया गया? बेटा ब्लड ग्रुप्स को बताने के लिए अपने पास दो मेथड थे। पहला था एबीओ ग्रुपिंग एंड दूसरा था आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग में क्या होता है कि आरबीसी की सरफेस पर ए और बी टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और उन एंटीजेंस की प्रेजेंस के बेसिस पे और एब्सेंस के बेसिस पे ही हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई आरबीसी है, हमने देखा इस आरबीसी की सरफेस पर ये कोई ए एंटीजन है। बेटा जैसा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होगा वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा। इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए ब्लड ग्रुप हो गया। हमने दूसरी आरबीसी देखी किसी पर्सन की आरबीसी पे अगर मान लीजिए ये ब्लू कलर वाला एंटीजन है, ये ब्लू कलर वाला एंटीजन का नाम हमने दिया बी एंटीजन। मान लीजिए आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप भी होगा, बी होगा। अरे कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनकी आरबीसी पर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन है। अरे दोनों ही एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? ए बी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनकी आरबीसी की सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी, मतलब नो एंटीजन। जब ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन तो उस ब्लड ग्रुप को हमने बोल दिया बेटा ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप बोल दिया? ओ ब्लड ग्रुप। बोलो हाँ कि ना। अब सवाल था, सर इसका मतलब तो ये हुआ जैसा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक है जी। अब सवाल था कि सर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो बताओ ना उसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी? बेटा ध्यान रखना, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, अगर इसमें मैं
बी वाला ब्लड डाल दूं तो यहां देखिए बी वाला ब्लड जाएगा तो एंटीजन बी जाएगा कि नहीं जाएगा? जब एंटीजन बी जाएगा तो इसके पास ए एंटीजन गया बॉडी में बी एंटीजन, तो इम्यून सिस्टम कहेगा ये एंटीजन तो मेरे जैसा नहीं है, तो तुरंत के तुरंत इम्यून सिस्टम इस बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा जिसे बोलेंगे एंटी बी। तो ध्यान रखना ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? वो बनेगी एंटी बी एंटीबॉडी। चलो आगे। सिमिलरली अगर बी एंटीजन वाला ब्लड है हमारी बॉडी में, मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें मैं ए ब्लड ग्रुप डाल दूं तो एंटीजन जो बॉडी में आएगा वो कैसा आएगा? ए। तो देखेगा हमारा बी बाहर से आए तो इम्यून सिस्टम कहेगा हमारे जैसा नहीं है, तो तुरंत के तुरंत उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाएगा किसको मारने के लिए? एंटीजन ए को मारने के लिए। उसे बोल देंगे एंटी ए एंटीबॉडी। एंटी ए एंटीबॉडी मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कौन सा एंटीबॉडी है? वो एंटीबॉडी है एंटीबॉडी ए। एक पर्सन हमने ऐसा देखा जिसमें आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी था, आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन भी था, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा था? ए बी। अब उसमें हमने ए वाला ब्लड ग्रुप डाल दिया। अगर ए वाला ब्लड ग्रुप डालेंगे तो ए वाले ब्लड ग्रुप की सरफेस पे कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। ये देखा ए, बोला मेरे पास भी ए, मेरा और बाहर से आया दोनों क्या था? सेम सेम था, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा क्योंकि जैसा बाहर से आया वैसा हमारे पास है। अगर मैं इस पर्सन की बॉडी में बी वाला ब्लड डाल दूं तो बी वाले ब्लड में कौन सा एंटीजन आएगा? बी एंटीजन। इसके पास तो बी है, मतलब बी सेम। तो इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के शरीर में चाहे ए वाला ब्लड जाए चाहे बी वाला जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा क्योंकि उसके पास दोनों ही एंटीजन है। तो ध्यान रखना ए बी ब्लड ग्रुप वाले में ना तो ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा ना ही बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, इसलिए एनसीईआरटी ने यहां लिखा है नील। चलो मैं आगे। अब कहानी थी ओ की। यार ओ वाले के पास ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी, मतलब अगर मैं बाहर से ए एंटीजन वाला ब्लड डालूंगा तब बी एंटीबॉडी बनेगा ए एंटीजन को मारने के लिए। अगर मैं बी एंटीजन वाला ब्लड डालूंगा तब बी एंटीबॉडी बनेगा किसको मारने के लिए? बी एंटीजन को मारने के लिए। अरे ए एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनेगा एंटी ए, बी एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनेगा बी एंटी बी। तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन तो वो था जिसमें एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ ही बनेगा, ए एंटीजन के खिलाफ भी बनेगा एंड बी एंटीजन के खिलाफ भी बनेगा, मतलब वहां एंटी ए भी बनेगा एंड एंटी बी भी बनेगा। बोलो हाँ कि ना? अब सवाल था सर अब बताइए इस ए वाले पर्सन को कौन कौन ब्लड दे सकते हैं? यार ए वाले को ब्लड वो दे सकता है या तो जिसके पास ए एंटीजन हो या जिसके पास कोई एंटीजन ना हो। ए एंटीजन किसके पास होगा? ब्लड ग्रुप ए वाले के पास। तो मैंने कहा ए वाले को ब्लड कौन दे सकता है? ए वाला दे सकता है, या फिर वो जिसके पास कोई नहीं दैट इज ओ वाला दे सकता है। चलो मैं आगे। वो पूछेगा बी वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है? बी वाले को वो दे सकता है जिसके पास या तो ओनली बी एंटीजन हो या फिर कोई भी एंटीजन ना हो। ओनली बी किसके पास? बी ब्लड ग्रुप वाले के पास। और जिसके पास कोई नहीं वो कौन सा? ओ, मतलब या तो इसको बी वाला दे सकता है या फिर कौन दे सकता है? ओ वाला। बोलो हाँ कि ना? अब देखिए वो पूछेगा सर ए बी वाले को कौन कौन ब्लड दे सकते हैं? यार ए बी वाले के पास ए एंटीजन भी है, मतलब ए वाला भी ब्लड दे सकता है। इसके पास बी एंटीजन भी है, मतलब बी वाला भी ब्लड दे सकता है। अरे हाँ कि ना? अरे जिसके पास दोनों होंगे मतलब ए बी वाला भी ब्लड दे सकता है और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं वो भी ब्लड दे सकता है। तो ये किस किस से ब्लड दे सकता है? ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ए बी वाले का पर्सन का भी ब्लड ले सकता है एंड ओ वाले का भी ब्लड ले सकता है। बोलो हाँ कि ना? तो मैं कह दूं कि ए बी वाला सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अरे हाँ कि ना? जबकि पूछेगा सर ओ वाले की कहानी बताओ। अरे ओ वाले में ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन, ना तो ये ए एंटीजन वाला ब्लड ले सकता ना बी एंटीजन वाला ब्लड ले सकता। तो मतलब ये बेचारा किसी भी ऐसे पर्सन से ब्लड नहीं ले सकता जिसमें ए और बी या मैं कहूं दोनों एंटीजन है। तो ये किससे लेगा? ये उससे ब्लड लेगा जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। मतलब ओ वाला केवल और केवल ब्लड किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। आप यहां पे देख रहे होंगे कि ओ वाला सबको ब्लड दे रहा है, ए वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी एंड ओ वाले को भी। लेकिन ए बी वाला जो है वो सबसे ब्लड ले रहा है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। इसलिए मैं कह दूं कि ए बी वाला तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ वाला यूनिवर्सल डोनर। बोलो हाँ कि ना? चलो मैं आगे। तो कहने का मतलब बेटा कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि कौन सा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे है, मतलब आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन को चेक किया जाता है, ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। चलो मैं आगे। नेक्स्ट
दूसरा मेथड था आरएच ग्रुपिंग। हमने क्या देखा? हमने देखा यार आरबीसी की सरफेस पर ए और बी एंटीजन तो हो ही सकते हैं, उसके अलावा हमने देखा कि दुनिया में 80% के आसपास लोग ऐसे थे जिनकी आरबीसी की सरफेस पर एक और एंटीजन भी प्रेजेंट था, एक और एंटीजन भी प्रेजेंट था। हमने बोला ये आरबीसी, इसकी सरफेस पे गुलाबी कलर का जो मैंने बनाया ये एंटीजन प्रेजेंट था और इस एंटीजन को बोलते हैं आरएच एंटीजन। सवाल था सर इस एंटीजन को आरएच क्यों बोला? बेटा इसलिए बोला कि आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट ये जो एंटीजन है ये रीशस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के समान है। किसके समान है? रीशस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के समान है। तो आरएच वर्ड लिया रीशस से और इसको बोल दिया एंटीजन। ऐसा एंटीजन जो रीशस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के समान है। और पूरी दुनिया में लगभग कितने ह्यूमन बीइंग में? लगभग 80% लोगों में ये प्रेजेंट है। जिन लोगों की आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन होगा उन्हें बोलेंगे आरएच पॉजिटिव और जिनमें नहीं होगा उन्हें बोलेंगे आरएच नेगेटिव। अरे हाँ कि ना? अब सवाल था सर इसका मतलब अगर मान लीजिए एक पर्सन ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, एक पर्सन ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो उनकी आरबीसी पे कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल में लिया है। ये किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, अगर बी पॉजिटिव वाले की आरबीसी को निकालोगे तो आरबीसी की सरफेस पे सबसे पहले तो कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी। बी एंटीजन है तभी तो ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। अब ये पॉजिटिव वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी के अलावा यहां पे आरएच एंटीजन भी है। तो बी पॉजिटिव वाले के आरबीसी की सरफेस पे दो एंटीजन दिखाई दिए, एक तो एंटीजन बी जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप है बी एंड दूसरा पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा एंटीजन भी प्रेजेंट है? आरएच। लेकिन अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होता तो उसके आरबीसी की सरफेस पे केवल और केवल कौन सा एंटीजन होता? उसके आरबीसी की सरफेस पे केवल बी एंटीजन होता, आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब बेटा कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो केवल ए और बी एंटीजन को मैच नहीं करते, उसके अलावा हमें आरएच एंटीजन को भी मैच करने की जरूरत है। आरएच एंटीजन को भी मैच करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ए बी एंड आरएच एंटीजन की मैचिंग होती है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। अब एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट अपन डील करने वाले हैं, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसको शॉर्ट में मैंने बोल दिया ईबीएफ। हाँ कि ना? ये एक केस ऐसा था कि मान लीजिए किसी मेल का ब्लड ग्रुप, ये अपने पास मेल है दैट इज हस्बैंड है, इस मेल का ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव और ये जो फीमेल है दैट इज वाइफ है, इस वाइफ का ब्लड ग्रुप है वो है आरएच नेगेटिव। और फीमेल की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है और जो फीटस है, जो बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा? आरएच पॉजिटिव। तो मां का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव, पापा का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव और बच्चा जो फीटस है उसका ग्रुप कैसा हो? आरएच पॉजिटिव। तो हुआ क्या बेटा? ये आरएच पॉजिटिव वाला जो फीटस था ये मदर की बॉडी में है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा? आरएच नेगेटिव। ये नॉर्मल ग्रोथ करेगा। अरे हाँ कि ना? आपको पता है कि कभी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता। हुआ क्या? इस फीटस ने पूरी ग्रोथ की, जब डिलीवरी का टाइम आया तो डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा टूटा। डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ? प्लेसेंटा टूटा। जब प्लेसेंटा टूटा तो इस फीटस का आरएच पॉजिटिव ब्लड जो था वो मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आया। तो फीटस का आरएच पॉजिटिव एंटीजन जो था वो किसके कांटेक्ट में आया? मदर के आरएच नेगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आया। अरे आया तो फीटस की डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई, बच्चे की बर्थ तो नॉर्मल हो गई, तो पहला बच्चा नॉर्मल हो गया। लेकिन जाते जाते ये बच्चा कौन सा एंटीजन मां को दे गया? मां को आरएच एंटीजन बॉडी में छोड़ गया। मां के इम्यून सिस्टम ने उस एंटीजन को पहचाना एंड उसके अगेंस्ट क्या बना दी? एंटीबॉडी। और मां के शरीर में उस एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बन गई और आरएच एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी उन्हें बोल दिया एंटी आरएच एंटीबॉडी। बोलो हाँ कि ना? मतलब पहले मां की कंडीशन ये थी, पहली डिलीवरी के बाद पहला बच्चा हो गया नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी बच्चा है, नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन डिलीवरी के बाद मां की कंडीशन ऐसी होगी, अब मां का ब्लड ग्रुप तो आरएच नेगेटिव है लेकिन मां के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। ये हालत मां की है। अरे हाँ कि ना? अब क्या हुआ? हमने बोला मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, हस्बैंड का फादर का ब्लड ग्रुप दैट इज हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव। मान लीजिए इस फीमेल की है सेकंड प्रेगनेंसी, इस फीमेल की क्या है? सेकंड प्रेगनेंसी। अब क्या हुआ?
हमने बोला मान लीजिए अगेन फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा, अगेन आरएच पॉजिटिव। तो क्या हुआ, फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मां का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, एंड मां के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज है, वो भी क्या है, प्रेजेंट। और वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज में है आईजीजी। याद करो मैंने बोला था आईजीजी एंटीबॉडी सबसे छोटी एंटीबॉडी है, ये इतनी छोटी है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की बॉडी से कहां पहुंच गई, फीटस के अंदर। जो मैंने रेड रेड डॉट लगा दिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एंटी आरएच एंटीबॉडी आईजीजी है, ये प्लेसेंटा के थ्रू कहां पहुंच चुकी है, फीटस की बॉडी में। जो ही आईजीजी एंटी आरएच एंटीबॉडी फीटस की शरीर में गई, तुरंत के तुरंत क्या देखा कि फीटस के शरीर में तो खूब सारे आरएच एंटीजन थे, ये एंटीबॉडी गई और तुरंत के तुरंत आरएच एंटीजन से जुड़ गई। जब एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन हुई तो उसी को तो बोलते हैं एग्लूटिनेशन। अरे हाँ कि ना, जब एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन हुई, दैट इज एग्लूटिनेशन हुई, उस वजह से आरबीसी क्या होने लगी बेटा, फीटस की डिस्ट्रॉय। फीटल स्टेज में ही आरबीसी क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय। अरे जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगी तो फीटस को हो गया एनीमिया एंड जॉन्डिस। फीटस को क्या हो गया, एनीमिया एंड जॉन्डिस। अरे जब फीटस को एनीमिया एंड जॉन्डिस हो गया, शरीर में आरबीसी की बहुत ज्यादा कमी हो गई, ब्लड का फ्लो जो था वो धीरे धीरे रुक गया, उस वजह से फीटस की क्या हो गई, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीटस की क्या हो गई, डेथ। तो हमने बोला अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस की हो गई डेथ, इसी को हमने बोल दिया क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, दैट इज ईबीएफ। तो जब भी पूछे कि बताओ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस वाले केस में मदर का ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, आरएच नेगेटिव, फादर का कैसा होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव, बच्चे का कैसा होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव। क्या पहले डिलीवरी में कोई दिक्कत, बोलो नहीं, पहला बच्चा खुशी खुशी होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरा बच्चा दुखी दुखी, दूसरा बच्चा दुखी दुखी। अब सवाल था सर इसके बाद तो ये हुआ कि दोबारा फीमेल कंसीव करेगी तब भी यही बात है, अगर तीसरी बार कंसीव करेगी तब भी अगर आरएच पॉजिटिव बच्चा हुआ तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ होना पक्का है, बिल्कुल भाई साहब पक्का है। तो क्या करें, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है? अगर पहले डिलीवरी के टाइम पे ही हमें यह पता था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर हम यहां पे एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते। जब एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते तो हम उसको क्या दे देते, हम उसको दे देते आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दे देते। अगर वो इंजेक्शन दे देते तो मदर का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता, और आपको पता है जब तक एक्टिव इम्यूनिटी नहीं बनेगी तब तक मेमोरी भी नहीं रहेगी। अगर बाहर से इंजेक्शन दे देते तो मेमोरी नहीं रहती, और मेमोरी नहीं रहती तो दूसरी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होती। ठीक है जी, यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्या होगी, क्लियर होगी। चलते हैं अपन आगे। अगला बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बच्चे मैं बता देता हूं, ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग जो था ये एक अपने पास मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अरे हाँ कि ना, जिसमें 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 बहुत सारी एंजाइमेटिक चेन रिएक्शन चलती है, और एंजाइमेटिक चेन रिएक्शन जो थी उन्हीं को अपन ने बोल दिया कास्केडे। क्या बोल दिया, कास्केडे। मान लीजिए अपने पास इस पर्सन के हाथ में यहां पे कट लगा, जो ही कट लगा यहां पे टिश्यू इंजर्ड हुए, ब्लड की प्लेटलेट्स जो थी वो एक्टिवेट हुई, तो इंजर्ड टिश्यू एंड ब्लड की प्लेटलेट्स जो थे ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो था ये था इनएक्टिव, ये जो ही बाहर निकला, निकलते ही इन्होंने कैल्शियम से रिएक्शन करी, और कैल्शियम से रिएक्शन करके एक एक्टिव एंजाइम बनाया जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दो काम करता है। पहला काम, ब्लड में प्रेजेंट एंटीकोगुलेंट हिपेरिन जो था उसको करता है इनएक्टिव। आपको पता है हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड की क्लोटिंग होने से रोकता है। हमें क्लोटिंग करवानी थी तो हिपेरिन को क्या करना था, इनएक्टिव। वो किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने ये काम कर दिया। दूसरा काम उसने क्या काम किया, उसने प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट थी उसको कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल दिया। किस में बदल दिया, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल दिया। इस एक्टिव थ्रोम्बिन ने क्या काम किया, ब्लड के प्लाज्मा में ही प्रेजेंट सोल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो थी उसको कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बदल दिया। और आपको पता है फाइब्रिनोजन को बदल दिया फाइब्रिन में। फाइब्रिन कैसी थी, इनसोल्यूबल। और इस इनसोल्यूबल फाइब्रिन
प्रोटीन के जो थ्रेड्स थे वो थ्रेड्स गए और उन्होंने इस वुंड पे जाके एक नेटवर्क बना लिया। ये ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया इसको बोल दिया नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है? वुंड के ऊपर प्रेजेंट है। इस नेटवर्क में धीरे 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 डेड एंड इंजर्ड फॉर्मिड एलिमेंट्स जो थे वो आके ट्रैप होने लगे, फंसने लगे। जब वो फंस गए तो मैंने बोला यहां से ब्लड का फ्लो क्या होगा? स्टॉप। अरे ब्लड का फ्लो बंद हो जाना, उसी को तो बोलते कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लोटिंग। तो मैंने कहा ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो था ये मेरे पास क्या थी? ये मेरे पास थे सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शंस दैट इज कास्केडेड। अगर एक भी स्टेप पूरा नहीं हो पाया तो ब्लड की क्लोटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना हर एक रिएक्शन एक दूसरे पे क्या थी? डिपेंडेंट थी। और सवाल पूछेगा कि बताओ ब्लड की क्लोटिंग में कौन से आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो ध्यान रखना ब्लड की क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन से आयंस का? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। तो ध्यान रखना कैल्शियम आयंस आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है? चले अगली बात करते हैं लिम्फ के बारे में। सवाल था सर लिम्फ क्या था? बेटा सबसे पहले मैं बताऊं लिम्फ जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड है। इसमें आरबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होती है? एब्सेंट। इसमें लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी क्या होती है? प्रेजेंट। इसमें लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं? एब्सेंट। बोलो हाँ कि ना। सवाल था सर ये लिम्फ बना कैसे? बड़े ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए रेड कलर वाली कोई आर्टरी है। ये आर्टरी किसी टिश्यू में गई, टिश्यू में गई और टिश्यू में जाके ब्रांचेस में डिवाइडेड हो गई और उनको अपने बोल दिया ब्लड कैपिलरीज। क्या बोल दिया? कैपिलरीज। वो कैपिलरीज रीयूनाइट होती है एंड रीयूनाइट होकर किसको फॉर्मेशन करती है? वेन का। किसका फॉर्मेशन करती है? वेन का। आप देख रहे हैं इस टिश्यू में ग्रीन कलर वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये खूब सारी टिश्यू की क्या थी? सेल्स। अरे हाँ कि ना। आपको यह भी बात पता है कि ब्लड कैपिलरीज है, उन ब्लड कैपिलरीज की वॉल बहुत पतली होती है और उसमें बहुत फाइन छिद्र होते हैं। हुआ ये कि जो ही ये ब्लड जो था ये ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा, ब्लड कैपिलरीज की वॉल में प्रेजेंट छिद्र जो थे, होल्स जो थे, उनमें से ब्लड फिल्टर हुआ और फिल्टर होकर वो मटेरियल इन सेल के बीच के स्पेस में भर गया। अरे जब सेल के बीच के स्पेस में ये व्हाइट कलर का जो मैंने भरा हुआ बना रखा ये मटेरियल आके भर गया तो ये किस में से फिल्टर होके आया? ये ब्लड में से फिल्टर होके आया और इस मेटेरियल को बोल दिया टिश्यू फ्लूइड या इंटरसेल्युलर फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड या इंटरसेल्युलर फ्लूइड। तो जब भी पूछे टिश्यू फ्लूइड और इंटरसेल्युलर फ्लूइड कहां भरा होता है, आप कहोगे इंटरसेल्युलर स्पेस में, सेल्स के बीच के स्पेस में। किस में से बना? ब्लड के फिल्टर होने से बना। इस टिश्यू फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ब्लड प्लाज्मा के, क्योंकि ब्लड में से ही तो फिल्टर होके बना है। बोलो हाँ कि ना। अब हुआ क्या कि इन सेल्स के बीच वाली जो जगह थी, खाली स्पेस था, उसमें ही बहुत सारी डक्ट का नेटवर्क प्रेजेंट है और उसी को अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। ये टिश्यू फ्लूइड जो था ये धीरे 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 यहां से किसके अंदर एंटर होता जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर होता जाएगा। और जब ये टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाएगा तो इस टिश्यू फ्लूइड को हम बोल देंगे लिम्फ। तो मैं कह दूं कि टिश्यू फ्लूइड बोल दो, लिम्फ बोल दो, ईसीएफ दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल दो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दो, वो एक ही बात है। बोलो हाँ कि ना। सवाल था सर ये लिम्फ बना किस में से? ब्लड में से फिल्टर होने की वजह से बना। बोलो हाँ कि ना। और फाइनली जाके ये वेन के ब्लड में ही क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। वेन का ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना कि लिम्फ बनता कैसे है? बोलो ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होने से बनता है। वो पूछेगा फाइनली जाके किस में मिलता है? आप कहोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलता है, दैट इज मेजर वेन में जाके वापस मिल जाता है। ये पूरा का पूरा किस क्या था? लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ का सर्कुलेटरी पाथवे था। चलो मैं आगे नेक्स्ट अगली बात करते हैं। वो बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था ब्लड जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट है हार्ट एंड तीसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स। अब बच्चे ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है उसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है वो दोनों लंग्स के बीच के स्पेस दैट इज मेडिएस्टिनम के अंदर लोकेटेड होता है। किसमें? थोरेसिक कैविटी में। बोलो हाँ कि ना। बेटा हार्ट जो है इसका साइज जो होता है वो होता है क्लिंच्ड फिस्ट दैट इज बंद मुट्ठी के साइज का होता है। हाँ कि ना। और ये हार्ट स्लाइटली टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। बोलो हाँ कि ना। अब हमारा इंटायर हार्ट जो होता है और मैं कहूं ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट जो होते हैं वो कार्डियक मसल से बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्डियक मसल से। बच्चे हार्ट के अराउंड डबल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, और उस पेरिकार्डियम में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है।
बोलो हाँ कि ना। हमने क्या काम किया, एक रफ डायग्राम बनाया किसका, हार्ट का। अगर हार्ट का रफ डायग्राम बनाए तो हमने क्या देखा, ये हार्ट का अपर पार्ट और ये हार्ट का लोअर पार्ट। हमने देखा कि मैमल्स का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एंटायर एनिमल किंगडम में 4 चैम्बर्ड हार्ट मैमल्स में, बर्ड्स में एंड सम रेप्टाइल्स दैट इज क्रोकोडाइल में मिलता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट जो था उस 4 चैम्बर्ड हार्ट में होता है डबल सर्कुलेशन, जिसमें कभी भी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। हार्ट के लेफ्ट वाले पोर्शन में हमेशा भरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट वाले पोर्शन में हमेशा भरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे हाँ कि ना। तो हमने बोला ये अपने पास ह्यूमन बीइंग का 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इस 4 चैम्बर्ड हार्ट का ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं एट्रियम। नीचे वाले पार्ट में 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल। हमने क्या देखा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम प्रेजेंट है जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा। इस सेप्टम को बोलते हैं एवी सेप्टम, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आपको बता दूं ये एवी सेप्टम थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है, बिल्कुल मिड में नहीं होता, थोड़ा सा एट्रियम की तरफ होता है। इसी वजह से एट्रियम का साइज तो होता है छोटा एंड वेंट्रिकल का साइज होता है बड़ा। तो जब भी पूछे एट्रियम एंड वेंट्रिकल में साइज बड़ा किसका, आप कहोगे वेंट्रिकल का साइज बड़ा, एट्रियम का छोटा। वो पूछेगा किसकी वजह से, क्योंकि एवी सेप्टम स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द एट्रियम साइड। और ये ऐसा सेप्टम था जो कि थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना था, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना था। इसमें कार्डियक मसल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि दोनों एट्रियम के बीच भी एक सेप्टम प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, दैट इज IAS। अरे हाँ कि ना। ये अपने पास थिन एंड मस्कुलर सेप्टम है। कैसा, थिन एंड मस्कुलर सेप्टम है। अरे हाँ कि ना। हमने क्या देखा, ये IAS जो था ये दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट नहीं था, एग्जैक्टली में ये भी थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम की तरफ शिफ्टेड था। इसी वजह से लेफ्ट एट्रियम का साइज छोटा, राइट एट्रियम का साइज बड़ा। बोलो हाँ कि ना। तो दोनों एट्रियम में बड़ा कौन सा, राइट वाला, छोटा कौन सा, लेफ्ट वाला। एट्रियम एंड वेंट्रिकल में बड़ा कौन सा, वेंट्रिकल, छोटा कौन सा, एट्रियम। सिमिलरली हमने क्या देखा कि दोनों वेंट्रिकल के बीच भी सेप्टम प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दैट इज IVS। हमने देखा कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो था ये इंटर एट्रियल सेप्टम की तुलना में मोटा था एंड ये भी कैसा था, मस्कुलर, इसलिए हमने बोला थिक एंड मस्कुलर था। लेकिन ये जो सेप्टम था IVS जो था ये भी थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्टेड था। ये राइट साइड में शिफ्टेड था, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज हमें बड़ा दिखाई दे रहा था एंड राइट वेंट्रिकल का साइज हमें छोटा दिखाई दे रहा था। तो चारों चैम्बर में बात करते हैं। सबसे पहले हमने बोला वेंट्रिकल बड़े, एट्रियम छोटे। दोनों एट्रियम में राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा। दोनों वेंट्रिकल में लेफ्ट वाला बड़ा, राइट वाला छोटा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ इनके साइज का ऑर्डर बताओ, तो हमने बोला ऑर्डर ऑफ साइज में सबसे बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम एंड फिर लेफ्ट एट्रियम। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। नेक्स्ट अब सवाल था, सर अगर हमसे कोई पूछे कि राइट एट्रियम में कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट है, बेटा राइट एट्रियम में टोटल मिला के 3 ओपनिंग प्रेजेंट है। सबसे पहले बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने वाली सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग। दूसरी, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने वाली दैट इज इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग। और आपको बता दूं ये इंफीरियर वेना केवा ही बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। जब भी पूछे लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी तो आप कहोगे इंफीरियर वेना केवा, जो कि बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और किस में डालती है, राइट वाले एट्रियम में डालती है। इसके अलावा यह थर्ड ओपनिंग थी, वो थी कोरोनरी साइनस। एग्जैक्टली में ये कोरोनरी साइनस जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, कहां से, हार्ट की वॉल से। कहां से लेके आता है, हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है कौन, कोरोनरी साइनस। हमने क्या देखा कि लेफ्ट वाला एट्रियम जो था उसमें टोटल मिला के 4 ओपनिंग थी। कितनी ओपनिंग थी, 4 ओपनिंग। और ये चारों की चारों ओपनिंग किसकी ओपनिंग थी, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग थी। और आपको याद है दोस्तों कि पल्मोनरी वेन बॉडी की ओनली ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स से और किस में डालती है, लेफ्ट वाले एट्रियम में डालती है। चलो भैया हम आगे, यहां तक की बात क्लियर है। अब सवाल था, सर अगर हमसे कोई कहे कि यार एट्रियम एंड वेंट्रिकल में अगर इनकी वॉल की थिकनेस के बारे में बात करें तो बताओ ज्यादा थिक वॉल किसकी,
अरे भैया वेंट्रिकल की वॉल जो है वो एट्रियम की तुलना में बहुत बहुत क्या होती है, मोटी। वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम की तुलना में क्या होती है, बहुत बहुत मोटी। और वेंट्रिकल में भी अगर पूछे सबसे मोटी वॉल किसकी, तो सबसे मोटी वॉल जो होती है बेटा वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है, क्योंकि उसे बॉडी में बहुत दूर तक, या मैं कहूं बॉडी के मोस्टली पार्ट में ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है जी, तो यहां पे कहानी हमने किसके बारे में पूरी करी, एट्रियम के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, वो बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में। वेंट्रिकल के बारे में ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने बोला था ये लेफ्ट वाला एट्रियम जो था इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया था, कहां से, पल्मोनरी वेन से। आपने देखा था राइट वाले ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया था, कहां से, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से एंड कोरोनरी साइनस से। अब ये वेंट्रिकल जो थे ये अपने, ये एट्रियम जो थे ये अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में खुलते हैं। लेफ्ट वाला एट्रियम जो खुलेगा वो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में खुलेगा, राइट वाला एट्रियम जो था ये राइट वाले वेंट्रिकल में खुलेगा। तो कहने का मतलब जब ये अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में खुलेंगे तो ये जो एवी सेप्टम था, इस एवी सेप्टम में कोई ना कोई तो वेल्व होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वेल्व है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व। इसको बाइकस्पिड क्यों बोला, क्योंकि ये दो मस्कुलर फ्लैप और दो मस्कुलर कस्प से बना था, बोलो हाँ कि ना, इसलिए इसको बोल दिया बाइकस्पिड वेल्व। हमने क्या देखा कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच भी वेल्व है और उसको बोल दिया ट्राइकस्पिड वेल्व। और ट्राइकस्पिड वेल्व क्यों बोला, ट्राई का मतलब तीन, क्योंकि वो तीन मस्कुलर फ्लैप से बना था, बोलो हाँ कि ना। मतलब राइट वाले एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू ब्लड कहां गया, राइट वाले वेंट्रिकल में। लेफ्ट वाले एट्रियम से बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू ब्लड कहां गया, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वाले में कैसा ब्लड आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो हाँ कि ना। अब जब लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड पंप किया जाएगा, ये किया जाएगा एओर्टा में। किसमें पंप किया जाएगा, एओर्टा में। इस एओर्टा में ब्लड पंप किया जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, अरे हाँ कि ना, मतलब ये असेंडिंग एओर्टा में ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये एओर्टा हार्ट के पीछे से निकलती हुई नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रही है, ये हमें एओर्टा ही दिखाई दे रही है। अरे हाँ कि ना, चलो मैं आगे। तो जब भी पूछे कि बताओ लेफ्ट वाला वेंट्रिकल क्या करता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा और सिस्टेमिक आर्टरी में पंप करता है। वो पूछेगा बोलो राइट वाला वेंट्रिकल क्या करता है, तो हम कहेंगे राइट वाला वेंट्रिकल में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, बोलो यस कि नो। अब सवाल था सर क्या पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में कोई वेल्व नहीं होता, होता है। पल्मोनरी आर्टरी के भी बेसल पार्ट पे सेमीलुनर वेल्व होता है एंड एओर्टा के भी बेसल पार्ट पे सेमीलुनर वेल्व होता है, सेमीलुनर वेल्व होता है, बोलो हाँ कि ना। चलो मैं आगे, जब ये वेल्व खुलेगा तभी तो वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसमें, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। चले सवाल था सर इन वेल्व का फायदा क्या, इन वेल्व का फायदा क्या था कि ये एट्रियम से ब्लड को वेंट्रिकल में एंड वेंट्रिकल से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाने देते हैं, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देते। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो वेल्व होते हैं हार्ट में ये ब्लड को यूनिडायरेक्शनल पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। चलो भैया अब सवाल था सर अगर हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू करें तो उसके बारे में हमें क्या पता चलेगा। बेटा अगर हार्ट का सेक्शन लेके स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हार्ट की वॉल में एक स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। इस नोडल टिश्यू में ही आते हैं अपने पास एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, परकंजे फाइबर्स, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, इंटरनोडल पाथवे। ये सारे सारे किसके पास पार्ट है, नोडल टिश्यू के पार्ट है, जो कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हार्ट की वॉल में। मैंने बोला कि नोडल टिश्यू एक स्पेशल मस्कुलेचर है। अरे हाँ कि ना, सवाल था सर इसको इसके स्पेशल मस्कुलेचर क्यों बोला। बेटा वो इसलिए बोला क्योंकि ये न्यूरॉन की तरह इंपल्स को जनरेट भी कर सकता है एंड इंपल्स का कंडक्शन भी कर सकता है। तो नोडल टिश्यू में एसए नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर्स, ये सारे के सारे पार्ट वो थे जो कि ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के हार्ट में एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं और इंपल्स जनरेट कर सकते हैं।
पहली बात। दूसरी बात, ये इंपल्स का कंडक्शन भी करते हैं, ये इंपल्स का क्या करते हैं, कंडक्शन भी करते हैं। कौन, नोडल टिश्यूज। लेकिन ऐसे नोड की इंपल्स जनरेट करने की रेट अलग है। अरे हाँ कि ना, मतलब 1 मिनट में ऐसे नोड जो है वो अबाउट 70 to 75 इंपल्स जनरेट करता है जनरली, बोलो हाँ कि ना। एवी नोड जो है वो 1 मिनट में लगभग 50 से 60 इंपल्स जनरेट करता है। अपने पास एवी बंडल है, वो 1 मिनट में लगभग 30 से 40 इंपल्स जनरेट करता है। अपने पास परकिंजे फाइबर है, वो 1 मिनट में लगभग 25 से 30 इंपल्स जनरेट करता है। इसीलिए एनसीईआरटी माता ने लिखा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की रेट जो थी वो नोडल टिश्यू के अलग अलग पार्ट में वेरी कर रही थी इन ए गिवन टाइम पीरियड। अरे हाँ कि ना, आपने देखा कि 1 मिनट में सभी के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की रेट क्या थी, अलग अलग थी। सबसे ज्यादा कौन कर रहा था, ऐसे नोड। और ये ऐसे नोड सबसे ज्यादा जनरेट करता है, जनरली कितना करता है, 70 से 75 पर मिनट। इसीलिए हमारा हार्ट जो था वो 1 मिनट में 72 75 टाइम्स बीट करता है, मतलब एवरेज 72 टाइम बीट करता है। किसकी वजह से, ऐसे नोड के इंपल्स के जनरेशन की वजह से। जितना इंपल्स ऐसे नोड जनरेट करेगा, हार्ट उतनी ही बार बीट करेगा। अब हमारे हार्ट में इंपल्स जनरेट करने का काम सबसे पहले किसने किया, ऐसे नोड ने। और मैंने बोला कि जब भी पूछे कि बताओ हार्ट बीट को इनिशिएट करवाने का काम एंड नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट बीट को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, मैं कहूंगा ऐसे नोड करता है। इसीलिए तो इस ऐसे नोड को बोलते हैं पेसमेकर। अरे हाँ कि ना, तो ऐसे नोड क्या काम करता है, इनिशिएट एंड मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट बीट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। ऐसे नोड ने जो इंपल्स जनरेट किए वो इस इंटरनोडल पाथवे से होते हुए कहां पहुंचते हैं, एवी नोड में। कहां पहुंचते हैं, एवी नोड में। फिर एवी नोड से एक बंडल निकला नोडल टिश्यूज का, जिसको बोलते हैं एवी बंडल। वो एवी बंडल एवी नोड से निकला और नीचे की तरफ जाने लगा, और नीचे की तरफ जाके किस में पहुंचा, वो पहुंचा इस व्हाइट कलर वाले पार्ट में। और दोस्तों इस व्हाइट कलर वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके क्या हो गया, मर्ज हो गया, एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर पार्ट में जाके एवी बंडल 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच तो वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में गई, उसे बोल दिया लेफ्ट ब्रांच। एक ब्रांच वो जो राइट वेंट्रिकल की ब्रांच में गई, वॉल में गई, उसे बोल दिया राइट ब्रांच। और याद रखना, जब भी पूछे एवी बंडल कहां पे लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में डिवाइड होता है, तो आप कहोगे एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। वो पूछेगा राइट ब्रांच किसकी वॉल में जाती है, राइट वाले वेंट्रिकल में। लेफ्ट ब्रांच किसकी वॉल में जाती है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की ब्रांच में जाती है। और लेफ्ट एंड राइट ब्रांच जो थी उसकी एंटायर लेंथ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, परकिंजे फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, परकिंजे फाइबर्स। सवाल पूछेगा सर, अगर हमसे कोई पूछे कि आप बताइए डायरेक्शन ऑफ इंपल्स कंडक्शन इन द हार्ट में इंपल्स कंडक्शन कहां से शुरू हुआ, ऐसे नोड थे एवी नोड से एवी बंडल से परकिंजे फाइबर, ये डायरेक्शन थी, बोलो हाँ कि ना। वो पूछेगा हार्ट में सबसे तेज इंपल्स कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल, उसके बाद परकिंजे फाइबर। अरे हाँ कि ना। वो कहेगा स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में होती है, नोडल टिश्यू के में, तो सबसे तेज होती है परकिंजे फाइबर्स में, लगभग 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद किसमें होती है, एवी बंडल में। उसके बाद किसमें होती है, एवी बंडल में, लगभग 1 मीटर पर सेकंड। और सबसे कम किसमें होती है, एवी नोड में, लगभग 0.3 मीटर पर सेकंड। चले भैया, यहां से यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। अगला बात क्या करेगा, अगली बात वो पूछेगा सर ऐसे नोड एवी नोड कहां पर लोकेटेड है। बेटा ऐसे नोड जो है वो राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में लोकेटेड है, जबकि एवी नोड जो है वो राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एवी सेप्टम के नजदीक लोकेटेड है। एवी सेप्टम के नजदीक लोकेटेड है, तो दोनों की लोकेशन भी याद रखनी है। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में कौन लोकेटेड है, ऐसे नोड। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में नियर टू और क्लोज टू एवी सेप्टम कौन लोकेटेड है, एवी बंडल। एवी नोड मतलब चाहे ऐसे नोड हो चाहे एवी नोड, दोनों के दोनों कौन से एट्रियम से रिलेटेड है, राइट वाले से, लेफ्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। सवाल था सबसे पहले सर कार्डियक साइकिल होता क्या है और इसका टाइम पीरियड कितना होता है।
बेटा मैं बता दूं कि कार्डियक साइकिल का जब भी कोई पूछे हमसे कि सर टाइम बताओ, बेटा इसका टाइम होता है, वो होता है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। किसका टाइम पीरियड? कार्डियक साइकिल का। ये 0.8 सेकेंड का वो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था जिसमें हार्ट में एक हार्ट बीट भी कंप्लीट होती है। एक हार्ट बीट कितनी देर में कंप्लीट होती है? 0.8 सेकेंड में। अरे हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि हार्ट में एक हार्ट बीट के दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं, उन सारे इवेंट्स को मिलाकर अपन क्या बोल देते? कार्डियक साइकिल। अरे हाँ कि ना? तो हमने बोला सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग ए हार्ट बीट विच आर साइक्लिकली रिपीटेड, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। बोलो हाँ कि ना? अब सवाल था कि कार्डियक साइकिल में अपन बात करके चले जो कि 0.8 सेकंड का टाइम है, वहां पे दो टाइप के साइकिल चलते हैं, एक एट्रियल साइकिल और दूसरा वेंट्रिकुलर साइकिल। एट्रियल साइकिल में एट्रियम में सिस्टोल होगा, एट्रियम में डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर साइकिल में वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा। आपको पता है एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकंड। एट्रियल डायस्टोल में कितना लगता है? 0.7 सेकंड। इसी तरह वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकंड एंड वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना लगता है? वेंट्रिकल डायस्टोल में लगता है 0.5 सेकंड। अब जब भी पूछे बताओ कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट हुए और उन इवेंट का सीक्वेंस क्या था? बेटा कार्डियक साइकिल में सबसे पहले हुआ जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के बाद हुआ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बाद हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद अपने पास अगेन हुआ जॉइंट डायस्टोल। ये अपने पास सीक्वेंस था। किसका सीक्वेंस था? कार्डियक साइकिल में होने वाले इवेंट्स का। एनसीईआरटी ने शुरू किया जॉइंट डायस्टोल से, जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या आएगा? एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल और फिर जॉइंट डायस्टोल। इसी तरह साइक्लिकली क्या होगा? रिपीट होगा। अगर तुम शुरू करते हो एट्रियल सिस्टोल से तो उसके बाद क्या आएगा? वेंट्रिकल सिस्टोल, उसके क्या बाद क्या आएगा? जॉइंट डायस्टोल। चलिए अपन 1 बाय 1 करके बात करते हैं, ध्यान से देखिए। बच्चे हमने मान लिया कि ये अपने पास दो साइकिल है, बाहर वाला ब्लू वाला एट्रियल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल को, एंड अंदर वाला वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। हमने बोला ये अपने पास सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, कितने टाइम में पूरा हो गया? 0.1 सेकंड में एट्रियल सिस्टोल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ कि ना? अरे एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में पूरा हुआ, उसके बाद बचे हुए 0.7 सेकंड में क्या हुआ? एट्रियल में डायस्टोल हुआ। चलो आगे। सिमिलरली वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर में होता है? 0.3 सेकंड में। देखो 0.2, 0.3 एंड 0.4, 1 2 3 टोटल 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल में सिस्टोल हो गया। अरे हाँ कि ना? उसके बाद क्या हो गया? वेंट्रिकल में डायस्टोल कितनी देर में? 0.5 सेकंड में। 1 2 3 4 एंड 5, 0.5 सेकंड में क्या हो गया? वेंट्रिकल में डायस्टोल। ये वेंट्रिकल साइकिल था। अब ये हुआ कैसे? बेटा शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एट्रियल में सिस्टोल हुआ। बेटा जब एट्रियल में सिस्टोल होता है तो इस एट्रियम का लगभग 30% ब्लड, इस एट्रियम का लगभग 30% ब्लड जो था वो एट्रियम से कहां जाता है? वेंट्रिकल में। अरे एट्रियम में सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियम का ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, मतलब वेंट्रिकल तो ब्लड रिसीव कर रहा है। रिसीव कर रहा है तो वेंट्रिकल किस स्टेज में था? डायस्टोल में। किस में था? डायस्टोल में। और जो ही एट्रियम का 30% ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल अपनी मैक्सिमम डायस्टोलिक स्टेज में आ गया। अब बारी थी वेंट्रिकल में सिस्टोल की। तो मैं कह दूं कि एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद वेंट्रिकल में क्या शुरू हो गया? सिस्टोल शुरू हो गया। और जो ही वेंट्रिकल में सिस्टोल की बिगिनिंग हुई, तुरंत के तुरंत बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्या हुए? क्लोज। अरे जो ही बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हुए, हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दी, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दी, दैट इज लब। कौन सी साउंड सुनाई दी? लब। तो पूछेगा लब साउंड कब सुनाई देती है? आप कहोगे वेंट्रिकल सिस्टोल की बिगिनिंग में। किसके क्लोज होने की वजह से? एवी वेल्व्स, दैट इज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। बोलो हाँ कि ना? अब वेंट्रिकल में सिस्टोल जिस टाइम पे हो रहा था 0.3 सेकंड तक, उस टाइम पे एट्रियम में क्या हो रहा था? डायस्टोल। हमने बोला यहां पे जाके वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म, अब बारी है वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू होने की। जो ही वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू हुआ, तुरंत के तुरंत सेमीलुनर वेल्व क्या हुए? क्लोज। अरे सेमीलुनर वॉल्व तो प्रेजेंट थे एओर्टा के बेसल पार्ट पे, पल्मोनरी आर्टरी के बेसल पार्ट पे। जो ही सेमीलुनर वाल्व क्लोज हुए, तुरंत के तुरंत दूसरी हार्ट साउंड सुनाई दी जिसका नाम था डप। अरे इस डप को ही अपन बोलते हैं बेटा सेकंड हार्ट साउंड।
तो जब भी बोले बताओ सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, आप कहोगे वेंट्रिकल सिस्टोल जो था, वेंट्रिकल डायस्टोल जो था, उस वेंट्रिकल डायस्टोल की बिगिनिंग में सुनाई देती है सेकंड हार्ट साउंड। वो पूछेगा किसके क्लोज होने की वजह से, आप कहोगे सेमिलुनर वेल्व के क्लोज होने की वजह से। बोलो हाँ कि ना। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू हुआ, चलो वेंट्रिकल का डायस्टोल यहां से शुरू हुआ और यहां तक चल रहा है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन आपने नोटिस ये किया मेरे दोस्त कि अपने पास, आपने नोटिस ये किया मेरे दोस्त कि अपने पास यहां पे एट्रियम भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, एट्रियम भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, एट्रियम भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, एट्रियम भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में। ये 0.4 सेकंड का वो टाइम था जब एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल में थे, नहीं तो उसके अलावा जहां एट्रियम में सिस्टोल था वहां वेंट्रिकल में डायस्टोल था, जहां वेंट्रिकल में सिस्टोल था वहां एट्रियम में डायस्टोल था। लेकिन इस 0.4 सेकंड के टाइम पीरियड में जब एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साथ साथ डायस्टोल में होते हैं, इसे ही अपन बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। तो जब भी पूछे जॉइंट डायस्टोल है क्या, तो जब कहोगे जब एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों कौन सी स्टेज में हो, डायस्टोल में, मतलब हार्ट के चारों चैम्बर अपनी डायस्टोलिक स्टेज में हो। एट्रियम वेन से ब्लड रिसीव कर रहे हो एंड वेंट्रिकल एट्रियम से ब्लड रिसीव कर रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि चारों के चारों चैम्बर जब डायस्टोलिक स्टेज में है तो एसए नोड एंड एवी नोड कोई भी कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स जनरेट नहीं कर रहे, वो इनएक्टिव पड़े, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है। बेटा जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे लगभग मैंने बोला लगभग 70% ब्लड जो था वो एट्रियम टू वेंट्रिकल जाता है। एट्रियम टू वेंट्रिकल कितना ब्लड ट्रांसफर होता है, लगभग 70% ब्लड है वो जॉइंट डायस्टोल में चले जाता है बिना एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के। मतलब 70% ब्लड का ब्लड जो ट्रांसफर होता है वो होता है पैसिव प्रोसेस के थ्रू, जबकि 30% ब्लड एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाता है। अरे जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटीपी क्या होंगे, खर्च। मतलब 30% ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। चले, वो पूछेगा जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे एवी वेल्व ओपन की क्लोज, आप कहोगे एवी वेल्व जो थे वो थे ओपन, लेकिन सेमिलुनर वेल्व जो थे वो क्या थे, क्लोज। चलू मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है, यस। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, वो बात करते हैं ईसीजी के बारे में। बेटा ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एग्जैक्टली में ये कार्डियोग्राम जो है ये वो इमेज था जो निकल के बाहर आया, ये ग्राफ जो निकल के बाहर आया। लेकिन जब भी पूछे सीधा मतलब ईसीजी की फुल फॉर्म सीधा क्वेश्चन दे तो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं बताना है, वो ईसीजी लिख के दे, इसका मतलब वो ईसीजी मशीन के बारे में बात कर रहा है और ईसीजी मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है, ईसीजी का मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है। लेकिन सीधा लिख के दे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, तो आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको मशीन के बारे में बताना है, ईसीजी मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ निकल के आया, जो ये इमेज निकल के आया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब एक हेल्दी पर्सन की ईसीजी में देखें तो ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल को। ये टी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल डायस्टोल को। बच्चे एक गिवन टाइम पीरियड में आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर काउंट कर लो, जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर होंगे मान लेना उतनी ही हार्ट बीट है एंड उतनी ही पल्स रेट है। इसलिए मैं लिखा नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट रेट इक्वल टू नंबर ऑफ पल्स रेट। अब एनसीईआरटी माता की एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, एनसीईआरटी माता कहती है कि टी वेव का एंड जो होता है, टी वेव का एंड जो होता है वो वेंट्रिकल के सिस्टोल के एंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। याद रखना ये एकदम सही स्टेटमेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। बच्चे आपको बता दूं ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। बच्चे यहां पे हमने आर्टरी का छोटा सा पार्ट लिया, अगर देखा तो आर्टरी एंड वेन जो होती है उनकी वॉल जो होती है उनमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली को ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जिसमें कोलेजन फाइबर खूब सारे हैं। मिडिल वाली को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया बनती है वो बनती है स्मूथ मसल्स
एंड इलास्टिक फाइबर से, एंड सबसे अंदर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना, या उसको बोलते हैं एंडोथीलियम, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। बोलो हाँ कि ना? तो जब भी पूछे आर्टरी एंड वेन की वॉल में कितनी लेयर, आप कहोगे 3 लेयर, लेकिन सबसे छोटी जो ब्लड वेसल है उसे बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, उसकी वॉल भी सबसे पतली होती है, उसकी वॉल में प्रेजेंट होती है ओनली एंडोथीलियम। ओनली क्या प्रेजेंट होती है? एंडोथीलियम। अब मैं आपको बता दूं कि आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज जो होती है, उन आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, जबकि वेन्स में ब्लड का फ्लो जो होता है वो लो प्रेशर पे होता है। आर्टरी की ल्यूमन जो होती है वो होती है नैरो, वेन की जो ल्यूमन होती है वो होती है वाइड, ये ज्यादा चौड़ी होती है। आर्टरीज में वेल्व प्रेजेंट नहीं होते, जबकि वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेन्स में जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। लेकिन वेन में भी एक्सेप्शन था, पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और आर्टरी में भी एक्सेप्शन था, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर की तरफ, जबकि वेन्स जो है वो हमेशा ब्लड को लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ। ये मोटे मोटे डिफरेंस थे किसमें, आर्टरी एंड वेन में। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आपको पता है कार्डियक एक्टिविटी दैट इज हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का जो सेंटर है, दैट इज कार्डियक सेंटर जो है वो लोकेटेड होता है मेडुला ओब्लंगेटा में। और ये कार्डियक सेंटर जो मेडुला ओब्लंगेटा में लोकेटेड होता है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आपको पता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जब भी इंपल्स आएगा तो ध्यान रखना, हार्ट बीट रेट जो थी वो हार्ट बीट रेट हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। हार्ट बीट रेट हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, पहली बात। दूसरी बात, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ज्यादा, इसलिए मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेंट्रिकल से ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट, उसी को तो बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इंपल्स आएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा एंड कार्डियक आउटपुट वो भी बढ़ेगा। लेकिन जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इंपल्स आएगा तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, हार्ट बीट रेट घटेगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ घटेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी घटेगा। बेटा न्यूरॉन्स के अलावा हार्मोन्स के थ्रू भी कार्डियक एक्टिविटी कंट्रोल होती है। एग्जैक्टली में थायरोक्सिन हार्मोन आएगा, एड्रेनलिन हार्मोन आएगा, ये सब वो हार्मोन्स थे जो हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए जी अपन आगे नेक्स्ट देखिए। अगला अपने पास है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला मेरे पास है ब्लड प्रेशर। बेटा आपको पता है कि एक पर्सन का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। यहां पे ये 120 जो अपने पास है ये मेरे पास है सिस्टोलिक प्रेशर, जबकि ये 80 जो मेरे पास है ये अपने पास है डायस्टोलिक प्रेशर। ध्यान रखना, हमेशा ऊपर लिखा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे लिखा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर 140 या उससे ज्यादा हो एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 और उससे ज्यादा हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाई बीपी और हाइपर टेंशन। हाई बीपी और हाइपर टेंशन, जब भी किसी पर्सन का बीपी ज्यादा होता है, हाइपर टेंशन होता है, तो उसमें 3 ऑर्गन्स मेनली अफेक्टेड होते हैं। वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? वो अपने पास है हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ये 3 वो ऑर्गन्स थे जो हाई बीपी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। चले अब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट इज CAD। बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है इसी को जनरली हम बोल देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, अरे हाँ कि ना? अब सवाल था कि सर एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस जो था उसमें ब्लड वेसल दैट इज कोरोनरी आर्टरी अफेक्टेड होती है, जिससे हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होती है? अफेक्टेड। कैसे? मान लो ये मेरे पास हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट में ब्लड लेके आ रही है। अब हुआ क्या कि कोरोनरी आर्टरी की वॉल में कुछ मेटीरियल डिपॉजिट हो गए, लाइक फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयंस, फाइबर्स, ये डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से क्या बन गया? प्लेक बन गया। अरे इस प्लेक के बनने की वजह से कोरोनरी आर्टरी देखो यहां से नैरो हो गई कि नहीं हो गई? और जब
कोरोनरी आर्टरी ही नैरो हो गई तो हार्ट के पास जाने वाला ब्लड जो था उसका अमाउंट भी क्या हो गया, कम। मतलब हार्ट की ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हुई कि नहीं हुई। चलो मैं आगे। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर में क्या होता है तो आप कहोगे कोरोनरी आर्टरी जो थी उस कोरोनरी आर्टरी की वॉल में प्लेक का फॉर्मेशन होता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स और कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से। इसलिए कोरोनरी आर्टरी जो थी वो पार्शियली और कंप्लीटली क्या हो जाती है, ब्लॉक, जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है। चलो मैं आगे। यही थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब यहां पे एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और एंजाइना। बेटा एंजाइना वाले केस में कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक होती है। जब पार्शियली ब्लॉक हुई तो हार्ट के पास ब्लड तो जाएगा लेकिन नॉर्मल से क्या जाएगा, कम। अरे जब हार्ट के पास ब्लड कम जाएगा, नॉर्मल से कम जाएगा, तो कहने का मतलब हार्ट की वर्किंग इफिशियंसी धीरे धीरे क्या होगी, कम। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, आपको पता है कार्डियक मसल्स जो है वो केवल और केवल एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। जब ब्लड की सप्लाई कम हुई हार्ट के पास तो हमने बोला ऑक्सीजन की सप्लाई भी तो हार्ट के पास क्या हुई, कम। अरे जब हार्ट के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन मिली कम और उन्होंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और वो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से चेस्ट में बहुत तेज दर्द हुआ। चेस्ट में बहुत तेज दर्द हुआ। तो सवाल पूछेगा बताओ एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, तो आप कहोगे कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो गई जिसकी वजह से हार्ट में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से चेस्ट में बहुत तेज पेन हुआ, उसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा ए सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। चलो मैं आगे। दूसरा था हार्ट अटैक। बेटा हार्ट अटैक अलग बात है। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक होगी, और जब पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो अब कार्डियक मसल्स के पास ब्लड नहीं जा रहा, ना तो ऑक्सीजन जा रही ना ही न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से बहुत तेजी से अचानक से कार्डियक मसल्स डैमेज होगी और सडनली कार्डियक मसल्स के डैमेज होने की कंडीशन को बोल दिया हार्ट अटैक। इसीलिए एनसीईआरटी माता क्या लिखती है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। चले अगला था हार्ट फेलियर। सवाल था सर हार्ट फेलियर का क्या मतलब था। अरे हार्ट को हमने एक काम दिया कि तुझे इतना प्रेशर जनरेट करना है कि ताकि बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच जाए। अरे हाँ कि ना। लेकिन अगर तेरी कोई भी ऐसी नाकामी रही जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन के पास सफिशिएंट अमाउंट में या उसको जितनी जरूरत है उतना ब्लड नहीं पहुंचा, तो हम मानेंगे कि हार्ट अपना काम करने में क्या हो गया, फेल। तो मैं कह दूं कि हार्ट फेलियर वो स्टेज थी जिसमें हार्ट बॉडी के ऑर्गन्स को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। चलो मैं आगे। अगला था कार्डियक अरेस्ट। बेटा कार्डियक अरेस्ट वो कंडीशन थी जिसमें हार्ट ने बीटिंग करना बंद कर दिया। जब हार्ट बीटिंग करना बंद कर देता है तो उसे क्या बोल देते हैं, कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट अगला था हार्ट ब्लॉक। बेटा हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब था, आपने कंडक्शन पाथवे पढ़ा था, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल से लेफ्ट राइट ब्रांच, देन परकिंजे फाइबर। अगर ये कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट जो था ये डैमेज हो जाए तो हार्ट में इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। दैट इज व्हेन द कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट इज डैमेज्ड, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि एंजाइना अलग बात, हार्ट अटैक अलग बात, हार्ट फेलियर अलग बात, कार्डियक अरेस्ट अलग बात, हार्ट ब्लॉक अलग बात। ये सारी की सारी अलग अलग बातें हैं। ठीक है जी। तो यहां पे जाके बच्चे हमने इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन का ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है जी, आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।